बहुत प्यारा सा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। किडनी के कॉर्टेक्स में क्या है, मेड्यूला में क्या है? तो सबसे पहले किडनी बनता किससे है? नेफ्रॉन से। ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। आपको प्यास लगी, आपने पानी उठा के पी लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आपको प्यास लगी और आपने पानी नहीं पिया, उस केस में आपका यूरिन कैसा होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है। यूरेमिया वो कंडीशन है जब आपके ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है। तो ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया यानी किडनी इसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, तो उस केस में किडनी काम नहीं कर रही, तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। अगर आपकी किडनी में बन जाता है स्टोन या फिर इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स लाइक ऑक्सैलेट, दैट इज कॉल्ड किडनी स्टोन। हेलो बच्चा लोग, आई एम तुलिका झा, योर zoology educator, and I welcome you all to quick revision podcast series. The chapter which we are going to revise today is excretory product and their elimination. बहुत प्यारा सा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, काफी क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं क्योंकि काउंटर करंट मैकेनिज्म, फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स काफी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। हम एनिमल्स एक्यूमुलेट करते हैं कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स अपनी बॉडी में, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कुछ एक्स्ट्रा आयरन, वाटर एक्सेट्रा। कैसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं हम ये वेस्ट? या तो हम एक्स्ट्रा इंजेक्शन से लेते हैं या मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस करती है। अब इन वेस्ट का या तो कंप्लीट रिमूवल किया जाता है या पार्शियल रिमूवल किया जाता है, थोड़ा बहुत रोका जाता है, वो हम आगे जाके देखेंगे। वी आर गोइंग टू मेनली फोकस ऑन नाइट्रोजनस वेस्ट क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है। अब नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग एनिमल अलग अलग फॉर्म में रिमूव करते हैं। कुछ एनिमल्स अमोनिया, अमोनोटेलिक, कुछ एनिमल्स यूरिया, यूरियोटेलिक, कुछ एनिमल्स यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक। अब अमोनिया बहुत टॉक्सिक है तो उसको बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में वाटर में सॉल्युबल होकर निकलना पड़ता है, तो ये हाईली सॉल्युबल है, डाइल्यूट फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। यूरिया लिटिल लेस टॉक्सिक है तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में कम वाटर के साथ रिमूव हो सकता है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है तो ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर के फॉर्म में सेमी सॉलिड पेस्ट या लिक्विड या पेलेट के फॉर्म में आपका ये एक्सक्रीट आउट हो सकता है। अब कौन से एनिमल्स क्या एक्सक्रीट करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम से लिंक करके आ सकता है कि एनिमल का नाम दे देंगे एंड दे विल आस्क यू बताओ ये क्या बनाता है, तो सीधा हम इसको एनिमल किंगडम से रिवाइज करते हैं। एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स, कोई भी एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आपके ऑप्शन में हो, ऑल एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आर अमोनोटेलिक, अमोनिया निकालते हैं। टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स को डाल दो लास्ट वाले में, विच इज योर यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स यूरिक एसिड, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स योर अमोनिया। अब वर्टिब्रेट की बात करते हैं। वर्टिब्रेट में पहले फिशेज आते हैं, तो फिशेज में हम बोलेंगे जो फ्रेश वाटर फिशेज है, फ्रेश वाटर, वो अमोनिया जो साफ सुथरी है सबसे पहले अमोनिया में डाल दो, और मेरीन फिशेज आ जाएगा हमारे यूरिया के अंदर। अब अगर क्लास वाइज देखें तो हमारे फिशेज में कॉन्ड्रिच थाइज एंड साइक्लोस्टोमेटा जो फर्स्ट 2 क्लास है हमारे फिशेज की, वो तो एक्सक्लूसिवली मेरीन है, तो ये दोनों क्लास कहाँ आ जाएंगे? हमारे यूरिया में, यानी बीच में आ जाएगा। लेकिन जो बोनी फिशेस है, सम आर फ्रेश वाटर, सम आर मेरीन, तो जो मेरीन वाले हैं वो यूरिया में आ जाएंगे और जो फ्रेश वाटर वाले हैं वो हमारे अमोनिया में चले जाएंगे। तो क्लियर है, सम बोनी फिशेज अमोनिया, सम बोनी फिशेज योर यूरिया हो जाएगा। फिशेज हो गया। नाउ एम्फिबियन, एम्फिबियन में जो एक्वेटिक एम्फिबियन है जैसे सैलामेंडर, वो चला जाएगा हमारे अमोनिया में, और जो टेरेस्ट्रियल एम्फिबियन है जैसे फ्रॉग एटसेट्रा, वो आ जाएंगे यूरिया के अंदर। नाउ रेप्टाइल एंड बर्ड्स, ये चले जाएंगे हमारे यूरिक एसिड में, एंड वी आर मैमल्स, हम आ जाएंगे यूरिया के अंदर। ये दोबारा से रिपीट करके सुन लो। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की, कि कौन सी स्ट्रक्चर से इस वेस्ट को निकाला जाता है। सबसे पहले, क्योंकि बेटा अमोनिया बहुत टॉक्सिक है, ये वेट नहीं करेगा कि पहले ये किडनी तक जाएगा फिर इसका रिमूवल किया जाएगा, बॉडी तो पूरी टॉक्सिक से भर जाएगी। तो अमोनिया डायरेक्टली बॉडी सरफेस से भी निकल जाता है, या फिर अगर फिशेस की बात करें तो डायरेक्टली गिल्स से निकल जाता है, यानी किडनीज रोल इन एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज नेग्लेक्जिबल, इनसिग्निफिकेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। नाउ यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया की जो हम बात करते हैं, ये किडनी में थोड़ा सा रिटेन किया जाता है। जो एनिमल्स यूरिया निकालते हैं थोड़ा सा किडनी में रिटेन करते हैं, पार्शियल रिमूवल। क्यों रिटेन करते हैं हम आगे जाके देख लेंगे, वैसे किडनी की ऑस्मोलैरिटी हाई रखने के लिए करते हैं। ओके, नाउ हमारा आता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, यहाँ पे तो बॉडी सरफेस से डायरेक्टली हो जाएगा। देन प्लैटीहेल्मिन्थ्स, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आता है हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। यही प्रोटोनेफ्रीडिया, पी फॉर प्लैटीहेल्मिन्थ्स में होगा, प्रोटो रोट। नेक्स्ट हमारा जो ये प्रोटोनेफ्रीडिया है, ये रोटिफर्स में भी होता है।
फिर से सुनो, फर्स्ट 3 फाइलम्स में बॉडी सरफेस, प्लैटीहेल्मिन्स में प्रोटोनेफ्रीडिया ऑल्सो नोन एज फ्लेम सेल्स। नाउ प्रोटोनेफ्रीडिया में P इज फॉर प्लैटीहेल्मिन्स, रॉट इज फॉर रोटिफर। इसके अलावा हमारा प्रोटोनेफ्रीडिया सम एनेलिडा में भी होता है एंड सिफेलोकॉर्डेटा यानी एम्फिऑक्सस में भी होता है। नेक्स्ट इज योर एस्केलिमिन्स, एस्केलिमिन्स में हमारा एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपनिंग आउट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। नेक्स्ट इज योर एनेलिडा, अब सम एनेलिडा में प्रोटोनेफ्रीडिया एंड मेजॉरिटी ऑफ एनेलिडा में होगा हमारा नेफ्रीडिया। नेक्स्ट इज मोलस्का, मोलस्का फिल्दी क्रिएचर है, गिल से एक्सक्रीशन, गिल से रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एकाइनोडर्मेटा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एब्सेंट, हेमिकॉर्डेटा, प्रोबोसिस ग्लैंड आ जाता है एंड कॉर्डेटा वी हैव किडनीज। Now human excretory system consists of a pair of kidney, a pair of ureter, a bladder and your urethra। पहले किडनी की बात करते हैं। किडनी अगर हम बोले लोकेशन तो ये डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है, पीछे की तरफ डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है एब्डोमिनल कैविटी में एट द लेवल ऑफ T12 to L3, थोरासिक 12 से लंबर 3 के बीच में। डायमेंशन की बात करते हैं किडनी की तो फेलोपियन ट्यूब का जो हमारा है लेंथ वही इसका लेंथ हो जाएगा यानी 10 to 12 सेंटीमीटर। उसको हाफ कर दो 5 to 6 सेंटीमीटर, एनसीईआरटी में थोड़ा लगा लो ऊपर नीचे 5 to 7 सेंटीमीटर। लेंथ 10 to 12, हाफ width is 5 to 7, then half thickness is 2 to 3। वेट की बात करते हैं तो 120 ग्राम से लेके 170 ग्राम्स तक हो सकता है। शेप क्या है इसका, ये किडनी का शेप है। अंदर की तरफ कनकेविटी है, जो अंदर की तरफ कनकेविटी है उसको हम बोलते हैं हाइलम। वहीं से हमारा ब्लड वेसल्स एंट्री या एग्जिट करेगा, यूरेटर भी वहीं से निकलता है। किडनी के बाहर एक टफ कैप्सूल है, जैसे लंग और हार्ट में डबल मेम्ब्रेन प्लूरा पेरिकार्डियम था, लेकिन किडनी के बाहर एक टफ कैप्सूल है एडिपोज टिश्यू का। किडनी किसी भी और ऑर्गन की तरह आउटर रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर इज कॉल्ड मेड्यूला। अब जो मेड्यूला है वो हमारे कुछ कोनिकल मासेस में डिवाइडेड है जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड्स हम बोलते हैं। अब उस मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में हमें दिखता है जैसे कॉर्टेक्स का रीजन एक्सटेंड कर रहा है मेड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में एंड दैट इज कॉल्ड योर कॉलम ऑफ बर्टनी या फिर रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। हाइलम के अंदर एक फनल शेप एरिया है जिसे हम कहते हैं योर रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस से ब्रांचेस निकल रहे हैं जो मर्ज कर जाते हैं हमारे मेड्यूलरी पिरामिड के अंदर, तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स, या इसको अगर हम ऑपोजिट बोले मेड्यूलरी पिरामिड ओपन्स इनटू रीनल पेल्विस वाया कैलिसेस। तो जितने रीनल पिरामिड उतने ही आपके कैलिक्स भी हो जाएंगे। कैलिक्स माइनर मेजर होते हैं बट एनसीईआरटी ने बात नहीं की हुई है। नाउ किडनी के कॉर्टेक्स में क्या है, मेड्यूला में क्या है। तो सबसे पहले किडनी बनता किससे है, नेफ्रॉन से। ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन के अगर हम पार्ट्स देखें तो क्या है, हमारा बोमन्स कैप्सूल है जिसके अंदर ग्लोमेरुलाई है, देन पीसीटी है, देन लूप ऑफ हेनले है, देन डीसीटी है एंड देन कलेक्टिंग डक्ट होता है। अच्छा, जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बहुत सारे डीसीटी ओपन करते हैं एक कॉमन कलेक्टिंग डक्ट में, यानी कलेक्टिंग डक्ट का नंबर कम होगा हमारे नेफ्रॉन से। अब इसमें से जो लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट है वो आते हैं हमारे मेड्यूला के अंदर, यानी मेड्यूलरी पिरामिड में ऐसे करके आ जाते हैं। लेकिन जो बोमन्स कैप्सूल पीसीटी और डीसीटी है ये हमारे कॉर्टेक्स रीजन में रहते हैं। नेफ्रॉन के पार्ट्स देख लेते हैं। नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, वन इज ग्लोमेरुलाई जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरी। नेक्स्ट इज योर रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल स्टार्ट्स फ्रॉम योर डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बोमन्स कैप्सूल पीसीटी, लूप ऑफ हेनले डीसीटी, और एज आई सेड मेनी डीसीटी opens into common collecting duct। अब ग्लोमेरुलाई किसका ब्रांच है, ग्लोमेरुलाई इज ब्रांच ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल। नाउ व्हाट इज एफरेंट आर्टेरियोल, देखो बेटा हमारा यूरिया, हम तो यूरिया बनाते हैं, यूरिया बनता है लिवर में, लिवर से जाता है हार्ट पे, हार्ट से आता है डॉर्सल अयोटा में, और डॉर्सल अयोटा किडनी को सप्लाई करता है रीनल आर्टरी। तो दोनों किडनी में एक एक रीनल आर्टरी जाएगी। अब एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो हर एक रीनल आर्टरी 1 मिलियन ब्रांचेस बनाएगी विच इज कॉल्ड एफरेंट आर्टेरियोल, और हर एक एफरेंट आर्टेरियोल एक नेफ्रॉन के पास जाएगा। अब वो डिवाइड करके बनाएगा ग्लोमेरुलाई। ग्लोमेरुलाई से वापस बाहर निकलेगा इफरेंट आर्टेरियोल जो कि ब्लड को निकालेगा वहां से। फिर इफरेंट आर्टेरियोल क्या करेगा, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी बनाएगा जो पीसीटी और डीसीटी को सराउंड करेगा, वो कैपिलरी है। देन आपके पेरीटिब्यूलर कैपिलरी दोबारा बनाएगा एक और कैपिलरी नोन एज वासा रेक्टा जो लूप ऑफ हेनले को सराउंड करेगा और अल्टीमेटली नेफ्रॉन से एग्जिट कर जाएगा। फिर से सुनो, हर एक नेफ्रॉन के साथ के पास जाएगा एफरेंट आर्टेरियोल जो डिवाइड करके बनाएगा ग्लोमेरुलाई, ग्लोमेरुलाई से निकलेगा इफरेंट आर्टेरियोल, वो पेरीटिब्यूलर कैपिलरी पीसीटी डीसीटी को सराउंड करेगा, देन वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले को सराउंड करेगा और निकलेगा रीनल वेन्योल। सारे रीनल वेन्योल एक साथ जुड़ के एक किडनी से बाहर निकलेंगे रीनल वेन के थ्रू और इंफीरियर वेना कावा से प्योर ब्लड ले जाएंगे हमारे हार्ट तक। नाउ
एफरेंट आर्टीरियोल, और अगर हम इफरेंट आर्टीरियोल की बात करें तो डायमीटर कम होता है इफरेंट आर्टीरियोल का। क्यों मैम? क्योंकि बेटा एफरेंट आर्टीरियोल ग्लोमेरुलाई में ब्लड भेज रहा है और इफरेंट आर्टीरियोल ब्लड निकाल रहा है। हमने ग्लोमेरुलाई में ब्लड भेजा ताकि ग्लोमेरुलाई तो ब्लड कैपिलरी है, एफरेंट आर्टीरियोल इफरेंट आर्टीरियोल तो आर्टीरियोल है, तो उसमें 3-3 लेयर है वॉल में। ग्लोमेरुलाई कैपिलरी है तो उसमें एक ही लेयर है। तो सामान जो भी हम चाहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट वो ग्लोमेरुलाई से निकल के बोमन्स कैप्सूल में आ जाएगा। तो हम चाहेंगे ना कि बहुत देर तक हमारा ब्लड ग्लोमेरुलाई में रहे ताकि आराम से सामान निकलता रहे। तो इसीलिए हमने इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर को कम कर दिया। अब कम हो जाएगा डायमीटर तो ब्लड थोड़ी देर, टाइम ऑफ स्टे एंड प्रेशर इन ग्लोमेरुलाई विल इंक्रीज विच इज रिक्वायर्ड फॉर एप्रोप्रिएट फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब एक बार जरा देखते हैं बोमन्स कैप्सूल के बारे में। बोमन्स कैप्सूल एक डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें ग्लोमेरुलाई आ जाता है। बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलाई इज कॉल्ड मैल्फीजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। बोमन्स कैप्सूल का जो इनर वाला वॉल है उसमें जो सेल्स हैं वो फ्लैट स्क्वामस सेल्स हैं, बट हम उसे कहते हैं पोडोसाइट। उनके नीचे एक ऐसे पैर लाइक स्ट्रक्चर है एंड दे आर अरेंज्ड इन सच अ वे। इनर वॉल जो बोमन कैप्सूल का है उसके सेल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे, इंट्रिकेट वे, लीविंग माइन्यूट पोर्स इन बिटवीन नोन एज स्लिट पोर या फिर फिल्ट्रेशन पोर, और उसी से फिर फिल्ट्रेशन होता है हमारा। पीसीटी के जो सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल हैं विद माइक्रोविलाई गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, क्योंकि पीसीटी में सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रीएब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाएगा। सिमिलरली डीसीटी के भी जो सेल्स हैं वो पीसीटी जैसे हैं, क्यूबॉइडल, माइक्रोविलाई गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, और जो हमारा लूप ऑफ हेनले है उसके फ्लैट सेल्स होते हैं। लूप ऑफ हेनले का जो साइज, जो शेप है दैट इज हेयर पिन लाइक, जैसे बॉबी पिन होते हैं, और जो वासा रेक्टा है उसको सराउंड करता है तो उसका जो शेप है दैट इज यू शेप्ड। अब हमारे नेफ्रॉन दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो मेजॉरिटी है, वन इज जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो थोड़े कम है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा है, इसीलिए हमने इसको कॉर्टिकल बोला, क्योंकि मेजॉरिटी रीजन तो पीसीटी, बोमन्स कैप्सूल और डीसीटी है जो आपके कॉर्टेक्स में होता है। लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में आता है, लूप ऑफ हेनले छोटा है तो इसे हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इधर लूप ऑफ हेनले बहुत बड़ा है तो ये मेड्यूला में आ गया, वी कॉल इट जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। लेकिन याद रखना लूप ऑफ हेनले छोटा एंड बड़ा है, एब्सेंट नहीं है। बट वासा रेक्टा की अगर हम बात करते हैं तो वासा रेक्टा कॉर्टिकल नेफ्रॉन में छोटा भी हो सकता है, गायब भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, एंड ऑब्वियसली जक्स्टामेडुलरी में लॉन्ग वासा रेक्टा होगा। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नंबर ज़्यादा है, ये नॉर्मल कंडीशन में यही फंक्शन करता है हमारी बॉडी में। जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन तभी फंक्शन करता है जब हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी उठा के पी लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर आपको प्यास लगी और आपने पानी नहीं पिया, उस केस में आपका यूरिन कैसा होता है? कॉन्सेंट्रेटेड होता है, क्योंकि उस टाइम पे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन काम करता है और लूप ऑफ हेनले से बहुत सारा पानी निकाल देता है। तो ये फंक्शन करेगा कब? वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में, और ये फंक्शन करेगा नॉर्मल कंडीशन में। अब हम बात करते हैं स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, टिब्यूलर सिक्रेशन, एंड इन दैट ऑर्डर ओनली। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? हार्ट, अच्छा यूरिया बना कहाँ? लिवर में, और यूरिया लिवर से गया हार्ट तक, किसके थ्रू गया? हिपैटिक वेन के थ्रू। तो मोस्ट इम्प्योर ब्लड कहाँ होगा? हमारे हिपैटिक वेन में होगा। अब हार्ट में जो जितना भी यूरिया आया, हार्ट ने तो पूरी बॉडी में भेजा। 1 मिनट में हार्ट जितना ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, दैट इज कार्डियक आउटपुट। या तो सारा ब्लड किडनी को थोड़ी भेजेगा, किडनी को कितना भेजेगा कार्डियक आउटपुट में से? तो 1/5 वॉल्यूम ऑफ कार्डियक आउटपुट इज सेंट टू किडनी। कार्डियक आउटपुट कितना होता है? 5 लीटर। तो 5 लीटर का 1/5 कितना होगा? होना तो चाहिए मैम 1000, लेकिन एनसीईआरटी बोलती है 1100 to 1200, और यही रेसिडुअल वॉल्यूम होता है। तो समझ लो ईच मिनट, पर मिनट हार्ट सेंड रेसिडुअल वॉल्यूम दैट इज 1100 to 1200 टू बोथ द किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। एक किडनी नहीं कह रहे हैं, जैसे कार्डियक आउटपुट क्या होता है? एक वेंट्रिकल का, लेकिन ये जो ब्लड गया है 1100 to 1200 ये बोथ किडनीज पे गया है, यानी एक का पूछेंगे तो हाफ कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? फिल्ट्रेशन के लिए चला गया किडनी के पास 1100 to 1200। अब वो ग्लोमेरुलाई में आया। ग्लोमेरुलाई से ल्यूमन ऑफ बोमन्स कैप्सूल में आने के लिए उसको 3 लेयर्स को क्रॉस करना है। एक तो ग्लोमेरुलाई का एंडोथीलियम, उसके नीचे एपिथीलियम रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो उसके नीचे क्या आएगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन, और देन योर पोडोसाइट के स्लिट पोर को।
तो स्लिट पोर में तो पोर है, पोर से चीजें निकल के आ जाएगी ल्यूमन के अंदर। नाउ बिकॉज दिस स्लिट पोर इज सो वेरी टाइनी, बहुत छोटे पार्टिकल्स ही हमारे ल्यूमन में आ पाएंगे। एंड जो छोटे पार्टिकल आएंगे, क्योंकि बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स छोटे वाली चीजें आएंगी, वी कॉल दिस प्रोसेस एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड द फिल्ट्रेट विच इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेट। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेट में क्या होगा बेटा, ब्लड सेल्स तो आ नहीं पाएगा, तो बचा प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का प्रोटीन भी नहीं आ पाएगा, वो बड़ा है, सो प्लाज्मा माइनस प्रोटीन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेट, यानी P माइनस P। लिम्फ क्या था, प्लाज्मा माइनस लार्ज प्रोटीन, लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्या है, प्लाज्मा माइनस प्रोटीन, P माइनस P। ठीक है, अब फिल्ट्रेट हमने देखा कि कितना बन रहा है हमारे 1 मिनट में। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इट इज 125 ml पर मिनट। ये है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 1 मिनट में। और अगेन बोथ किडनीज मिल के बना रहा है ये, तो एक दिन में कितना बनेगा, एक दिन में बनेगा हमारा 180 लीटर्स पर डे। बट क्या हम 180 लीटर निकाल देते हैं एक दिन में, नहीं। अगर हम 8 to 9 ग्लासेस पीते हैं तो हम यूरिन आउटपुट करते हैं 1 to 1.5 लीटर्स, यानी 180 लीटर बना और निकला 1 to 1.5 लीटर, यानी 99% को हमने वापस भेज दिया होगा ब्लड के यानी बॉडी के अंदर। एंड दैट स्टेप इज योर टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है, जब बेटा आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्टर होके चीजें ल्यूमन में आई, तो इफ्रेंट आर्टीरियल को पहले तो लगा कि मैंने सारी गंदगी निकाल दी है, लेकिन बाद में उसने ओवर थिंकिंग की और उसने सोचा क्या पता मैंने कुछ गंदगी छोड़ दी हो, नहीं जा पाया, मेरे ही अंदर हो, या फिर क्या पता मैंने अपनी काम की चीजें डाल दी अल्ट्रा फिल्ट्रेट में। तो इफ्रेंट आर्टीरियल क्या करता है, अपने आप को सेकंड मौका देता है, क्रॉस चेक करने जाता है और पेरीटिब्युलर कैपिलरी बनाता है, जो पीसीटी और डीसीटी को अच्छे से स्कैन करता है और जो भी अच्छी चीजें चली गई होती है उसको वापस लेता है टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन से, और जो गंदी चीज उसको लगती है मेरे में अभी भी है, वो डायरेक्टली टिब्यूलर सिक्रीशन से भेज देता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे टिब्यूलर सिक्रीशन आगे जाके। नेक्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी ये बोल रही है कि जेजीए जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस एक किडनी की का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कुछ हार्मोन्स बना के किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है। What is JGA? At the point of contact between afferent arteriole and your DCT, cells become specialized. और उन दो, एक इसका सेल एफरेंट आर्टीरियोल का, एक डीसीटी का, द रीजन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन एफरेंट आर्टीरियोल एंड डीसीटी, सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड और हम उसको बोलते हैं जेजी सेल्स और टुगेदर इट इज कॉल्ड जेजी अपैरेटस। अब बोलोगे मैम एफरेंट आर्टीरियोल इधर है, डीसीटी इधर है, तो बेटा एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो क्या सीधे सीधे रहेंगे, फोल्डेड रहेंगे ना। अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना के लूप ऑफ एन लेके बीच से एक लाइन करके उसको फोल्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन में जाओ, डीसीटी विल स्ट्रेट अवे फॉल ऑन योर एफरेंट आर्टीरियल और वहाँ पे जेजी बन जाएगा। जेजी अपैरेटस कुछ हार्मोन्स बनाते हैं जैसे रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, जो हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, नाउ टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन शुरू करते हैं। टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का मेजर साइट है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। यहाँ सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ब्रश बॉर्डर सेल्स हैं। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, आप क्या चाहोगे बेटा कि पीसीटी में से सबसे ज्यादा कौन सी चीज निकल जाए और ब्लड में वापस आ जाए? न्यूट्रिएंट। हम थोड़ी चाहेंगे न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी यूरिन में निकाल दे। सो ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन योर पीसीटी। देन हमारा क्या आता है, देन हमारा आता है जो हम क्या नहीं चाहेंगे, वाटर। वाटर भी हम निकाल लेते हैं, कितना परसेंट डिस्टिंक्शन, 70 to 80% वाटर का रीएब्जॉर्प्शन किया। इलेक्ट्रोलाइट, मिनरल्स कितने, 70 to 80% हमने निकाल दिया। अब कौन सा एक्टिव कौन सा पैसिव? न्यूट्रिएंट एक्टिवली, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट था, वापस ब्लड में भेजोगे तो एक्टिवली भेजेंगे। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो कि 70 to 80% है, इसको देखते हैं। वाटर ऑस्मोसिस से जाएगा, सो ऑब्वियसली पैसिव प्रोसेस हो गया। अब Cl माइनस वाटर की तरफ पैसिवली जाएगा। बाकी इलेक्ट्रोलाइट हमारे क्या है, Na+, K+ एंड बाइकार्बोनेट, ये हमारे एक्टिव जाएंगे। एक बार आपका फिल्ट्रेट पीसीटी से जब LOH में आता है तो वो आइसोटोनिक टू ब्लड है, यानी सेम ऑस्मोलैरिटी एज ब्लड है। LOH का नीचे वाला डिसेंडिंग रीजन, अब डिसेंडिंग का जो ऊपर का सेगमेंट है थिक रीजन, उसमें नो रीएब्जॉर्प्शन अकर इन थिक रीजन ऑफ LOH। डिसेंडिंग के नीचे थिन रीजन से वाटर बाहर निकलता है, तो जितना लंबा LOH उतना वाटर निकल जाएगा। अब असेंडिंग LOH में एनसीईआरटी बोल रही है रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग LOH, और डायग्राम में दिखा रही है कि NaCl बाहर निकल रहा है, तो NaCl बाहर निकलता है असेंडिंग LOH से, बट वो ब्लड में नहीं जाता है, वो उसी एरिया में मेड्यूला के इंटरस्टिशियल स्पेस में रहता है ताकि ऑस्मोलैरिटी हाई रहे, और उसी की वजह से तो डिसेंडिंग LOH से वाटर निकल रहा था क्योंकि ऑस्मोलैरिटी हाई रखी है NaCl एंड यूरिया ने, और वो NaCl
NaCl आया है असेंडिंग LOH से। एक्टिव या पैसिव मैम? पहले एक्टिव, पहले पैसिव और फिर एक्टिव, यानी बोथ एक्टिवली एंड पैसिवली। नाउ DCT में रीएब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा, ये तो कंडीशनल प्रोसेस है, 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब नंबर फर्स्ट कंडीशन, हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो गई, तो हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH सिक्रीट कराया और ADH ने DCT से वाटर को रीएब्जॉर्प्शन कराया। बट ये कंडीशनल है ना, जब पानी की कमी होगी तभी होगा। सेकंड, हमारी बॉडी में NaCl की कमी हुई तो एड्रेनल ग्लैंड ने एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट किया जिसने DCT से NaCl को निकाल लिया। अगेन ये तो कंडीशनल है ना, जब NaCl की कमी हुई, और NaCl कभी भी निकलेगा तो वाटर भी साथ में निकलता है। एंड थर्ड कंडीशन, अगर हमारे ब्लड का pH VH में कुछ चेंज आया तो बाइकार्बोनेट भी DCT से रीएब्जॉर्ब हो सकता है। अब कलेक्टिंग डक्ट में आओ। कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट रीजन से थोड़ा सा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट यानी यूरिया बाहर निकलता है। क्यों निकलता है बाहर? बाहर की ऑस्मोलैरिटी हाई करने के लिए, NaCl एंड यूरिया। जैसे ही यूरिया निकलता है वाटर भी निकल जाता है, ठीक है। और अगर यूरिया ज़्यादा हो जाता है तो दोबारा वो चला जाता है असेंडिंग LOH के अंदर। टिब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन डन। अच्छा, यूरिया कैसे निकलेगा? एक्टिव पैसिव? बेटा पैसिव ही निकलेगा ना, फिल्ट्रेट में ज़्यादा यूरिया था, अगर बाहर निकला तो पैसिव ही निकलेगा। नाउ टिब्यूलर सिक्रीशन, टिब्यूलर सिक्रीशन का मेन काम है pH एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना। टिब्यूलर सिक्रीशन का मेजर साइट अगर नेफ्रॉन की बात करें देन हमारा PCT एंड DCT होता है। कलेक्टिंग डक्ट में भी चीज़ें सिक्रीट होती है बट देन दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर नेफ्रॉन। अब तीनों जगह लिख दो H+ आयन। केमिस्ट्री में भी H+ आयन की लोकेशन फिक्स नहीं है, यहाँ भी फिक्स मत रखो। H+ आयन PCT में भी सिक्रीट होगा, DCT में भी एंड कलेक्टिंग डक्ट में। देन पोटाशियम K+, PCT में K+ नहीं जाएगा, PCT में क्या जाएगा? अमोनिया जाएगा। PCT में क्या जाएगा? अमोनिया जाएगा। और कलेक्टिंग डक्ट में K+ जाएगा, यानी PCT में H+ एंड K+, कलेक्टिंग डक्ट में H+ एंड अमोनिया। जो बीच में बच गया DCT उसमें तीनों कर दो, यानी DCT में तीनों चीज़ें H+, K+, अमोनिया। PCT में H+ एंड अमोनिया, कलेक्टिंग डक्ट में H+ एंड योर अमोनिया, सॉरी K+। ठीक है, क्लियर है। टिब्यूलर सिक्रीशन हो गया, इसका मेन काम आयनिक बैलेंस एंड योर pH होता है। नेक्स्ट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म इज टू कॉन्सेंट्रेट योर फिल्ट्रेट, यानी ये किस में काम करेगा? वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में, जब आप चाहते हो कि आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो जाए। क्या आप हमेशा चाहते हो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेट हो? नहीं। वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में आपकी बॉडी में वाटर को रोकने के लिए फिल्ट्रेट से वाटर निकाला जाता है बाई काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो कौन से नेफ्रॉन में काम करेगा काउंटर करंट मैकेनिज्म? ओनली इन जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में ही काम करेगा, कॉर्टिकल में काम नहीं करेगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म एज नेम सजेस्ट, कोई ना कोई एंटी पैरेलल फ्लो हो रहा है। मेन क्या है काउंटर करंट मैकेनिज्म में? LOH एंड वासा रेक्टा, जो कि मेड्यूलरी रीजन में ऑफ नेफ्रॉन होता है। अब बोथ द लिम्ब्स ऑफ योर लूप ऑफ हेनले हैव फिल्ट्रेट इन एंटी पैरेलल डायरेक्शन, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। एंटी पैरेलल दोनों लिम्ब जो हमारे वासा रेक्टा के हैं उसमें भी ब्लड का फ्लो एंटी पैरेलल है। इधर वाला है हमारा डिसेंडिंग, इधर वाला है असेंडिंग। And because of close proximity of loop of Henle and vasa recta, वासा रेक्टा का डिसेंडिंग के साथ लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग है, वासा रेक्टा के असेंडिंग के साथ लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग है, तो आपस में यहाँ पे भी काउंटर करंट बन रहा है। ड्यू टू विच any substances given out by descending LOH is being absorbed by ascending vasa recta, and likewise whatever substances given out by ascending LOH will be absorbed by descending vasa recta, आपस में एक्सचेंज हो जाएगा। अब मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी ग्रेडियंट के वे में बढ़ती चलती है। कॉर्टेक्स की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी 300 से ग्रेडियंट के फॉर्म में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1200 तक हो जाती है द डीपर यू गो। कौन बढ़ा रहा है मेड्यूला की ऑस्मोलैरिटी? NaCl एंड यूरिया, और इसी की वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म मेनली चलता है। जब बेटा फिल्ट्रेट आपका डिसेंडिंग LOH में आया तो आइसोटोनिक टू ब्लड है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है 300, तो डिसेंडिंग LOH में स्टार्ट होगा फिल्ट्रेट 300 से। जैसे जैसे नीचे जाएगा वाटर निकलेगा, हमें पता है LOH से वाटर निकलेगा तो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा 300, 400, 500, 600 और अल्टीमेटली हो जाएगा 1200। अब जब नीचे टिप पे, अब जब फिल्ट्रेट बेटा ऊपर जा रहा है LOH में तो NaCl निकल रहा है, तो फिल्ट्रेट फिर से डाइल्यूट होगा। नीचे करते चलो, आपको 12 से 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और कॉर्टेक्स में ले जाके सीधा कर दो उसको 200।
अब एक बात बताओ, 200 हो चुका है। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में काम करता है, तो वाटर डेफिशिएंट कंडीशन में तो ADH भी आता है और वो DCT से वाटर को निकालेगा, तो DCT से और वाटर निकलेगा। तो अब 200 से 300, 400, 500 कलेक्टिंग डक्ट में बढ़ाते चलो बढ़ाते चलो। कलेक्टिंग डक्ट के लास्ट में थोड़ा सा यूरिया निकला, अब यूरिया निकला तो और वाटर निकला और अल्टीमेटली फिल्ट्रेट हो गया 1200। 300 से स्टार्ट हुआ, 1200 पे हो गया। 4 टाइम यूरिन इज 4 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड दैट इनिशियल फिल्ट्रेट। वासा रेक्टा की बात करो, वासा रेक्टा का इधर है डिसेंडिंग, इधर है असेंडिंग। अब वासा रेक्टा में ब्लड आया पहले 300 पे, जैसे जैसे बेटा नीचे आया, जैसे जैसे उसका ब्लड 300 से नीचे आया, वैसे ही क्या है मैम, NaCl निकल रहा था, NaCl वासा रेक्टा में भी जा सकता है, प्लस बाहर की ऑस्मोलैरिटी हाई है तो वाटर वासा रेक्टा से बाहर भी निकल सकता है। तो डिसेंडिंग वासा रेक्टा में बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ NaCl एंड एग्जिट ऑफ वाटर इट गोज ऑन इंक्रीजिंग 300, 400, 600 ऐसे करके टिप पे 1200। अब जब वासा रेक्टा ऊपर जाएगा तो अगेन जो LOH डिसेंडिंग LOH से जो वाटर निकल रहा था वो असेंडिंग वासा रेक्टा में जाएगा, तो वासा रेक्टा का ब्लड अब डाइल्यूट होता चलेगा। 1200 से 900, 700, 600, 500, 400 और एंड तक अगर 300 नहीं हुआ तो असेंडिंग वासा रेक्टा से NaCl भी बाहर निकल जाएगा और अल्टीमेटली 300 होके ब्लड, यानी ब्लड वासा रेक्टा में स्टार्ट भी हुआ 300 से, गया भी 300 पे, लेकिन फिल्ट्रेट स्टार्ट हुआ 300 पे और 1200 हो गया। एक बार फिर से इसको देख लो, लूप ऑफ हेनले का हमें पता है, डिसेंडिंग से निकलता है वाटर, असेंडिंग से निकलता है NaCl। वासा रेक्टा डिसेंडिंग में एंट्री करता है NaCl और असेंडिंग से एग्जिट करता है NaCl। समझ रहे हो, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग में NaCl की एंट्री है और असेंडिंग में NaCl का एग्जिट है। सेकंड, वासा रेक्टा के डिसेंडिंग में H2O का एग्जिट करवा सकते हो जो कि NCERT में नहीं दिखाया है, लेकिन असेंडिंग में H2O की एंट्री है। क्लियर है? बस ये है हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में 3 मैकेनिज्म हम देखेंगे। नंबर फर्स्ट, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं विच कीप्स ऑन चेकिंग कि कहीं हमारी बॉडी की ऑस्मोलैरिटी बढ़ तो नहीं गई, फ्लूइड कम तो नहीं हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम तो नहीं हो गया। जैसे ही हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हुआ यानी वाटर कम हुआ यानी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी, तो ये स्ट्रेप्स रिसेप्टर ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं और ये सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस थर्स्ट जनरेट करता है, आपको प्यास लगती है, आपने पानी पी लिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने पानी नहीं पिया तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ADH का सिक्रीशन कराएगा जो हमारे वाटर को रीअब्सॉर्ब कराएगा। ADH का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, जो टेम्पररली हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी कर देगा क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम हुआ यानी ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ यानी BP फॉल हो गया होगा। सेकेंड इज योर RAS, रेनिन एंजियोस्टेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसमें JG अपैरेटस आता है। जैसे ही बेटा हमारा BP फॉल करेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन फ्लो भी, ग्लोमेरुलर तक भी कम ब्लड आएगा। अगर प्रेशर कम है ब्लड का तो ग्लोमेरुलाई में भी ब्लड का प्रेशर कम होगा, तो GFR कम होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से JG अपैरेटस एक्टिव हो जाता है। JG सेल सिक्रीट करते एक हार्मोन रेनिन। नाउ रेनिन क्या करता है, हमारे ब्लड में ऑलरेडी एक इनएक्टिव हार्मोन होता है नोन एज एंजियोस्टेंसिनोजन, लिवर बना के रखता है। अब ये जो एंजियोस्टेंसिनोजन है, रेनिन इसको एक्टिवेट करके बनाता है एंजियोटेंसिन 1। अब अभी अभी एक्टिवेट होके उठा है तो बहुत एक्टिव नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगता है और एक्टिवेट होता है थोड़ी देर में और बनता है एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 टेम्पररली अगेन एक स्ट्रॉन्ग वैसो कंस्ट्रिक्टर है जो ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि BP फॉल अच्छी चीज़ नहीं है तो टेम्पररली उसने कंस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन पूरे टाइम तो कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। तो अब क्या करता है एंजियोटेंसिन जाता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड पे और एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, हमारे DCT से NaCl को निकालता है। NaCl निकलेगा तो वाटर निकलेगा और हमारी वापस से BP नॉर्मल फ्लो बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगी सारी चीज़ें, रिवर्स में सारी चीज़ें ऑफ हो जाएंगी। ठीक है। थर्ड मैकेनिज्म इज योर एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो RAS के ऑपोजिट काम करता है। RAS कब काम कर रहा था, जब BP फॉल हुआ तो GFR फॉल हुआ तो आपका RAS ने काम करके वापस से BP को नॉर्मल कर दिया। अब अगर BP बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हर एक ऑर्गन पे ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, तो हार्ट पे भी तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो जैसे ही हार्ट पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है यानी BP बढ़ता है, हार्ट एक हार्मोन सिक्रीट करता है ANF, एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। और ये ANF क्या करता है, एक वैसो डायलेटर है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, BP को फिर से कम करता है। यानी RAS एंड योर ANF आर
acting antagonist to each other. Now last is your micturition. Micturition क्या है? Micturition is act of passing out urine. आप voluntarily micturition करते हो. जब आपका bladder slightly more than half filled है तो bladder के ऊपर होते हैं stretch receptor, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सिग्नल भेजते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर सिग्नल वापस आता है जो ब्लैडर के मसल का, जो कि स्मूथ मसल्स हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन कराता है. और साथ ही यूरिथ्रा में बेटा दो स्फिंक्टर है. अपर स्फिंक्टर होता है हमारा स्मूथ मसल का इनवॉलेंट्री, आउटर स्फिंक्टर इज स्केलेटल मसल एंड वॉलेंट्री. तो जो मोटर सिग्नल आएगा वो ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और इनर स्फिंक्टर का साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन करवाएगा. And this mechanism is called micturational reflex. Ultimately, micturation तो तब होगा जब आप external sphincters को, यानी skeletal muscle वाले sphincter को खुद relax करोगे. तो micturation is voluntary process, releasing the urine out. But micturational reflex ये तो आपका involuntary होता है. अब urine के बारे में बात करते हैं. pale yellow color का होता है. वैसे ज़्यादा पानी पियो तो ऐसा होता नहीं, but NCERT कह रही है pale yellow color का होता है. pH इसका slightly acidic यानी 6 होता है. एंड कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है. नाउ कितना यूरिया निकालते हैं हम एक दिन में? तो 25 से 30 ग्राम यूरिया निकालते हैं हम एक दिन में. और यूरिन कितना निकालते हैं? 1 to 1.5 लीटर. अब जो हमारा यूरिन है इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई तो यानी कोई प्रॉब्लम है. जैसे अगर ग्लूकोज आ जाएगा तो ग्लाइकोसूरिया, अगर प्रोटीन आ जाएगा यूरिन में प्रोटीनूरिया, अगर कीटोन बॉडीज आ जाएंगी तो कीटोनूरिया, अगर ब्लड आ जाएगा तो हीमाटूरिया. तो ये सब एक एबनॉर्मल कंडीशन है. स्पेशली अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोसूरिया की, तो ग्लूकोसूरिया है आपका यूरिन में ग्लूकोज का आना, ये डायबिटिक कंडीशन दिखाता है. नेक्स्ट इज योर कीटोनूरिया. अच्छा, कीटोनूरिया हमारा या तो डायबिटिक कंडीशन दिखाता है या स्टारवेशन दिखाता है, क्योंकि कीटोन बॉडीज तब बनती है जब हमारी बॉडी फैट से एनर्जी निकालती है. फैट से एनर्जी बॉडी कब निकालेगी? जब सेल्स में ग्लूकोज नहीं रहेगा. तो डायबिटीज़ में सेल्स में ग्लूकोज नहीं है क्योंकि ब्लड में सारा ग्लूकोज है, तो बॉडी एनर्जी किससे निकाल रही है? फैट से निकाल रही है. स्टारवेशन में भी सेम, आप खाना खा नहीं रहे हो तो किससे एनर्जी निकल रही है? फैट से निकल रही है. फैट से एनर्जी निकलती है तो कीटोन बॉडीज बनते हैं विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन आवर बॉडी, तो हमारी किडनी इसको यूरिन में निकालता है एंड कीटोनूरिया. नाउ अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमारा आ जाता है लंग्स, लिवर, स्किन एंड सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, तो पहले लंग की बात करते हैं. लंग क्या निकालता है? CO2 एंड वाटर निकालता है 200 ml पर मिनट. ठीक है, तो ये हमारा लंग है. लिवर जो भी चीज़ें निकालेगा वो बाइल में डाल देगा और बाइल अल्टीमेटली डाइजेस्टिव फूड के साथ यानी इजेशन से सॉलिड वेस्ट के साथ निकल जाएगा. बाइल में क्या क्या डालेगा? बाइल पिगमेंट यानी बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन एंड ड्रग्स. ये बेटा याद करना है आपको. स्किन में दो ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड. जो ऑयल ग्लैंड है इसका मेन काम तो है ऑयली प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, स्मूथ रहती है स्किन, लेकिन साथ में ऑयल ग्लैंड निकालता है हमारा स्टिरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस. नाउ स्वेट ग्लैंड, सुडोरिफेरस ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड का मेन काम है कूलिंग इफेक्ट ऑन योर बॉडी, बट स्वेट में निकलता है हमारा वाटर, सॉल्टी होता है ना, NaCl, लैक्टिक एसिड एंड थोड़ा सा यूरिया भी स्वेट में निकल जाता है. नाउ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा में भी थोड़ा बहुत हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट आउट होता है. लास्ट इज योर डिसऑर्डर्स एंड डायलिसिस की बात करते हैं. एक कंडीशन है यूरेमिया. यूरेमिया वो कंडीशन है जब आपके ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है. तो ब्लड में अगर यूरिया बढ़ गया यानी किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, तो उस केस में किडनी काम नहीं कर रही, तो हमें डायलिसिस करना पड़ेगा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हीमोडायलिसिस. अब इसमें क्या होता है? पेशेंट के किसी भी कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है. ब्लड को निकालते ही वो क्लॉट ना हो जाए तो उसको 0 डिग्री पे भी किया जाता है और साथ में उसमें हेपेरिन भी डाला जाता है. उसके बाद उसको हम पास करते हैं सेलोफेन मेम्ब्रेन के ट्यूब से. अब सेलोफेन मेम्ब्रेन का पोर साइज बहुत छोटा है जो छोटे सब्सटेंसेस को बाहर निकलने दे सकता है, बड़े को नहीं. सेलोफेन मेम्ब्रेन का जो वो ट्यूब है उसके बाहर हम एक तरफ से पास करके रखते हैं डायलाइजिंग सॉल्यूशन. डायलाइजिंग सॉल्यूशन में है इज सेम एज प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट. तो ट्यूब के अंदर क्या है? ब्लड है. ट्यूब के बाहर क्या है? डायलाइजिंग सॉल्यूशन विच इज प्लाज्मा माइनस नाइट्रोजनस वेस्ट. अंदर ब्लड है, बाहर प्लाज्मा है. तो ब्लड सेल अंदर है, ब्लड सेल बाहर नहीं है. ब्लड सेल तो बड़ा है तो वो सेलोफेन को क्रॉस नहीं करेगा. बचा प्लाज्मा. प्लाज्मा अंदर भी है, प्लाज्मा बाहर भी है. अब प्लाज्मा जो बाहर है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है. प्लाज्मा जो अंदर है वो तो बॉडी का प्लाज्मा है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है. तो नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूजन से आउट निकलेगा क्योंकि बाहर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, प्लाज्मा है. अंदर प्लाज्मा के साथ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है.
और धीरे धीरे नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता चलेगा ब्लड से। ब्लड को फिर हम वापस भेजेंगे, बट पहले हम उसको वापस 37 डिग्री पे करेंगे, एंटी हेपरिन डालेंगे, बबल चेक कर लेंगे और किसी वेन में हम उसको वापस कर देंगे। दिस इज हीमोडायलिसिस। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर ग्लोमेरुलाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, अगर आपके नेफ्रॉन का इन्फ्लेमेशन हो रहा है। रीनल कैल्कुलाई, किडनी स्टोन, अगर आपकी किडनी में बन जाता है स्टोन या फिर इनसॉल्युबल क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स लाइक ऑक्सैलेट, दैट इज कॉल्ड किडनी स्टोन। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। अगर आपका किडनी काम नहीं कर रहा है डायलिसिस से, तो आप किसी क्लोज रिलेटिव से आफ्टर टिश्यू मैचिंग MSC वगैरह चेक करके आप एक किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। विद दिस वी आर थ्रू। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टाटा, बाय बाय एंड नमस्ते।